Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक यूपीएससी अभ्यर्थी के खास अनुरोध पर है। हम एनसीईआरटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ, हम बात करेंगे कक्षा 12 समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 6 खुली अर्थव्यवस्था की। और शुरू करने से पहले हम सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल के हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल, आपका समर्थन ही हमें इस तरह की विस्तृत और उपयोगी सामग्री बनाने में मदद करता है। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि हमें समर्थन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड सदस्यता में शामिल होने पर जरूर विचार करें। हाँ, ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पर ये उससे कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल, ये सबसे आम धारणा है और एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से 3 हिस्सों में तोड़ता है। पहला, जैसा आपने कहा, वो है आउटपुट बाजार। आउटपुट बाजार मतलब वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। हाँ, मतलब भारत में बनी चीज दूसरे देशों में बिक सकती है और दूसरे देशों की चीजें भारत में। ये तो हुआ पहला जुड़ाव। ठीक है, ये तो आसान है। दूसरा क्या है? दूसरा है वित्तीय बाजार। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका की किसी कंपनी में निवेश कर सकते हैं और कोई विदेशी फंड भारत के शेयर बाजार में पैसा लगा सकता है। बिल्कुल, यह है वित्तीय संपत्तियों की खरीद बिक्री। और तीसरा, श्रम बाजार। मतलब लोगों का एक देश से दूसरे देश काम करने जाना। हालांकि इस पर प्रतिबंध बाकी दोनों से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये उतना खुला नहीं है। अब जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था इन दरवाजों को खोलती है, उसके काम करने का पूरा तरीका बदल जाता है। कैसे? मेरा मतलब है एक बंद अर्थव्यवस्था में कुल मांग, जिसे हम टोटल डिमांड कहते हैं, वो होती है C+I+G, यानी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हाँ, तो एक खुली अर्थव्यवस्था में इसमें क्या नया जुड़ता है? इसमें एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर जुड़ जाता है, शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात यानी नेट एक्सपोर्ट्स। हाँ, जिसे हम XM लिखते हैं, मतलब कुल निर्यात माइनस कुल आयात। तो अब नया समीकरण बनता है C+I+G+XM। अच्छा, तो ये छोटा सा बदलाव पूरी अर्थव्यवस्था की गति को बदल देता है। पूरी तरह से। अब देश की मांग सिर्फ देश के लोगों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर निर्भर करती है। और यहीं से यूपीएससी के लिए असली विश्लेषणात्मक सवाल बनते हैं। ठीक है, तो अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो हमेशा खबरों में रहता है, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या बीओपी। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। ये असल में है क्या? देखिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप बीओपी को 1 साल के लिए भारत का पूरी दुनिया के साथ एक बैंक स्टेटमेंट समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बैंक स्टेटमेंट, ये अच्छा तरीका है समझने का। हाँ, इसमें देश में आने वाले और देश से बाहर जाने वाले हर एक पैसे का हिसाब होता है और इसके 2 मुख्य खाते हैं। 2 खाते? जैसे हमारे बैंक में सेविंग्स और करंट होता है? कुछ वैसा ही। यहाँ होते हैं चालू खाता यानी करंट अकाउंट और पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। चलिए पहले चालू खाते को खोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? चालू खाते में मोटे तौर पर 3 चीजें हैं। पहला और सबसे ज्यादा जाना पहचाना, वस्तुओं का व्यापार, ट्रेड इन गुड्स, जिसे हम व्यापार संतुलन या बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। बिल्कुल, ये वो चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, स्टील, कपड़े, मशीनें। दूसरा है सेवाओं का व्यापार, ट्रेड इन सर्विसेज। अच्छा, तो इसमें सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, टूरिज्म जैसी चीजें आती होंगी। हाँ, इन्हें अदृश्य व्यापार या बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स भी कहते हैं। और तीसरा है अंतरण भुगतान, मतलब ट्रांसफर पेमेंट्स। ये क्या होता है? ये एक तरफा भुगतान है, जैसे कोई विदेश में काम करने वाला भारतीय अपने घर पैसे भेजता है। रेमिटेंस। हाँ, या फिर कोई उपहार या अनुदान। और मैं अखबारों में चालू खाता घाटा या CAD के बारे में बहुत पढ़ती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इन तीनों को मिलाकर हमारे भुगतान हमारी प्राप्तियों से ज्यादा हो जाते हैं। एकदम सही। जब देश से बाहर जाने वाला पैसा आने वाले पैसे से ज्यादा हो जाए तो उसे CAD कहते हैं। ये यूपीएससी के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो एक तरह से ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है? कुछ हद तक यह दिखाता है कि आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं और अंतर को उधार से भर रहे हैं। ठीक है,
तो ये तो हुई चालू खाते की बात। हाँ, अब पूंजी खाते में क्या आता है? पूंजी खाता देश की संपत्ति या एसेट्स के लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। इसमें मुख्य रूप से आते हैं निवेश, जैसे एफडीआई और एफआईआई। एफटीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाती है। हाँ, और एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेश, जब कोई विदेशी फंड भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाता है। इसके अलावा बाहरी उधार भी इसी में आता है। और ये सीधे सीधे यूपीएससी के सवालों से जुड़ता है। मुझे याद है 2013 के मेंस GS3 पेपर में मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई पर एक सवाल था। बिल्कुल, उस सवाल का जवाब देने के लिए पूंजी खाते की यह समझ होना पहला कदम है। और यहीं पर एक और गहरा कॉन्सेप्ट आता है। कौन सा? स्वायत्त और समायोजन लेन देन के बीच का अंतर, ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। हाँ, ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसे आसान बनाते हैं। स्वायत्त लेन देन वो होते हैं जो किसी आर्थिक उद्देश्य से, जैसे लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं, जैसे कोई कंपनी मुनाफे के लिए एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, ये तो समझ आया। और समायोजन लेन देन, ये बीओपी में हुए घाटे या फायदे को बांटने के लिए किए जाते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि खाते को बराबर करना होता है। अच्छा, तो ये एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट है। बिल्कुल, और यहीं पर आरबीआई की भूमिका आती है। जब बीओपी में घाटा होता है तो आरबीआई क्या करता है? वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचता है। तो ये जो डॉलर बेचना हुआ, ये एक समायोजन लेन देन है। एकदम सही। इसका एकमात्र उद्देश्य बीओपी को संतुलित करना है। और ये देखिए, ये सीधे 2013 के प्रीलिम्स के एक सवाल से जुड़ता है। कौन सा सवाल? जिसमें पूछा गया था कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। उसमें आरबीआई की गोल्ड होल्डिंग्स और एसडीआर्स का जिक्र था, जो सीधे बीओपी के प्रबंधन से जुड़े हैं। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। तो इन सभी लेन देन के लिए हमें मुद्राओं का आदान प्रदान करना पड़ता है, और यहीं से तस्वीर में आती है विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। बिल्कुल, और यहाँ भी एनसीईआरटी दो तरह की दरों में अंतर बताता है, सांकेतिक और वास्तविक, नॉमिनल और रियल। सांकेतिक दर तो वो है जो हम रोज देखते हैं कि $1 कितने रुपए का है। हाँ, जैसे $1 बराबर 83 रुपए। ये बहुत सीधा है, लेकिन असली खेल वास्तविक विनिमय दर का है, रियल एक्सचेंज रेट। ये ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की असली कहानी बताती है। मतलब एक देश का सामान दूसरे देश के सामान के मुकाबले कितना सस्ता या महंगा है। इसे एक उदाहरण से समझाइए। जरूर। मान लीजिए सांकेतिक दर स्थिर है, $1 83 रुपए का ही है, लेकिन भारत में महंगाई अमेरिका से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ठीक है। तो भारत में शर्ट बनाने की लागत बढ़ जाएगी, धागा, मजदूरी सब महंगा हो जाएगा। तो भले ही डॉलर का रेट वही हो, अब हमारी शर्ट अमेरिकी खरीदार के लिए महंगी हो गई। अच्छा, तो हो सकता है कि वो अब भारत की बजाय बांग्लादेश से शर्ट खरीद ले। बिल्कुल, यही वास्तविक विनिमय दर का प्रभाव है। ये सीधे देश के निर्यात पर असर डालता है। यूपीएससी परिभाषाओं से ज्यादा ऐसे विश्लेषणात्मक विचारों पर सवाल पूछता है। ये तो एकदम साफ हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, ये दर तय कैसे होती है? एनसीईआरटी 3 प्रणालियों की बात करता है। हाँ, और ये तीनों प्रणालियां यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली है लचीली विनिमय दर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसे फ्लोटिंग भी कहते हैं। हाँ, इसमें सरकार कुछ नहीं करती। दर पूरी तरह से बाजार में मांग और आपूर्ति से तय होती है। अगर डॉलर की मांग बढ़ी तो रुपया कमजोर होगा, जिसे हम मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन कहते हैं। सही। दूसरी प्रणाली इसके ठीक उलट है, स्थिर विनिमय दर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसमें सरकार एक दर तय कर देती है। हाँ, और जब सरकार खुद इस तय दर को बदलती है तो उसे अवमूल्यन या डीवैल्यूएशन कहते हैं। 1 मिनट, लेकिन अगर सरकार दर तय करती है तो इससे तो व्यापार में एक निश्चितता आती होगी। तो फिर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं इसे क्यों नहीं अपनाती? बहुत अच्छा सवाल। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि देश अपनी मौद्रिक नीति की स्वतंत्रता खो देता है। वो कैसे? मान लीजिए सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरें कम करना चाहती है, लेकिन उसने अपनी मुद्रा डॉलर से फिक्स कर रखी है और अमेरिका अपनी ब्याज दरें बढ़ा देता है। तो सारा पैसा भारत से निकलकर अमेरिका जाने लगेगा। बिल्कुल। तो रुपए को गिरने से बचाने के लिए आरबीआई को मजबूरन अपनी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी, भले ही इससे घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। समझ गई। ये तो स्थिरता बनाम स्वायत्ता का लड़ाई है। तो फिर भारत क्या करता है? भारत इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाता है, प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर, मैनेज्ड फ्लोटिंग, जिसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। हाँ, मजाक में। इसमें दर तो बाजार तय करता है, लेकिन जब आरबीआई को लगता है कि रुपए में बहुत ज्यादा या बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है
तो वो बाजार में हस्तक्षेप करता है। हाँ, वो स्थिरता बनाए रखने के लिए डॉलर खरीदता या बेचता है। और एनसीईआरटी में बॉक्स 6.3 भारत की इसी यात्रा को बहुत अच्छे से बताता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए सबसे जरूरी बातें क्या है? मेरे हिसाब से 3 चीजें हैं। पहला, बीओपी की पूरी संरचना, खासकर चालू खाता घाटा और उसके प्रभाव। ठीक है। दूसरा, तीनों विनिमय दर प्रणालियों के बीच का अंतर, उनके फायदे नुकसान। और तीसरा, इन दोनों के बीच का संबंध। मतलब बीओपी का विनिमय दर पर असर और विनिमय दर का बीओपी पर असर। बिल्कुल, ये एक चक्र है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत मददगार है और किसी भी देश के लिए ये एक लगातार चलने वाली बहस है। बिल्कुल। और यहीं से मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। आज के दौर में जहां इतनी वैश्विक अनिश्चितता है, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था को किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए? एक स्थिर विनिमय दर को, भले ही इसके लिए उसे अपनी नीतिगत स्वतंत्रता से समझौता करना पड़े, या फिर अपनी नीतिगत स्वतंत्रता बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए, भले ही इसका मतलब मुद्रा में ज्यादा अस्थिरता हो। हाँ, ये वो दुविधा है जिसका सामना हमारे नीति निर्माता लगभग हर दिन करते हैं। और ये मेंस परीक्षा के लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। ये वास्तव में सोचने वाली बात है। स्थिरता बनाम स्वायत्तता। और इसी के साथ आज की ये गहन पड़ताल समाप्त होती है। अपने यूपीएससी तैयारी के लिए ऐसी ही केंद्रित सामग्री पाने के लिए YouTube पर सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी सदस्यता में शामिल होने पर भी विचार करें। आपका समर्थन हमारे लिए अमूल्य है। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.